हेलो। अब चेक करो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? पहले बताओ, तुझे क्या हुआ भाई? सजा मिली है? बाहर जा रहे हैं? हैं? भाई एक चीज और है, सब लोग एनसीईआरटी लेके आए करेंगे मेरी क्लास में, ठीक है? अच्छा, मुझे एक मैसेज आया था सुबह आज, पहले सुन लो पहले। अभी एक एक दो वीक लगेगा ये क्लियर करने में कि नई लेनी है पुरानी लेनी है। किसको नहीं आवाज आ रहा है? क्यों? ऑन नहीं है? ऑन तो है। हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रहा? भाई बेटा तू एकदम लास्ट में कहां चला गया? आगे आजा। एसी ऑन नहीं है? कर दिया, ठीक है। एक मिनट पहले बात सुनो सारे भाई, एक मिनट। ये व्लॉग वाला कौन कौन है जो व्लॉग बनाता है? ये सब ना करना, पिटाई करूंगा। हाँ भाई, व्लॉग व्लॉग नहीं बनाना। अच्छा सुनो पहले, एक मिनट शांत हो जाओ यार, 2 मिनट सुनो। देखो, 15 तारीख है, 15 फरवरी। आज से लेकर टोटल 9 महीने का समय बदला है, ठीक है? इस 9 महीने में हमें सिलेबस करना होता है, और जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करो कि हमें सिलेबस 9 महीने में करना, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? क्लियर? हम लोग आज से प्रॉपर चीजों को रन करना स्टार्ट करेंगे। आपकी क्लासेस ऊपर शिफ्ट होंगी 2 से 3 दिन के बाद। तब तक के लिए 2 दिन तक आपको अभी यहीं पे पढ़ना है, ठीक है? दूसरी चीज क्या है बेटा? एक सेकेंड दो, ठीक है? दूसरी चीज क्या है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को बायो की बहुत सारी चीजें क्लियर रहती हैं, लेकिन मार्क्स में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है इस बार। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 300 के ऊपर आ रहे हैं नंबर? ठीक है। और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके, बायो में पूछ रहा हूं, टोटल नहीं, बायो में, ठीक है? और कितने ऐसे हैं जिनके 300 के ऊपर आ रहे हैं और बायो उन्होंने 50 मिनट या 40 मिनट में करी, 45 मिनट्स में, 50 मिनट्स में? ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम कहां पर आएगी आपको, अब पेपर कैसा आ रहा है जो मेरी समझ बन रही है। एक बार मैं इसको माइक को लगा लो, बात करते हैं। चल रहा है यार, चल रहा है। झूठ बोल रहे हो मेरे से? देखो, आवाज आ रही है? पहले बताओ, आवाज आ रही है? लास्ट। हाँ भाई, सोएगा नहीं कोई? ठीक है यार, एक तो चश्मा टूट गया हमारा रास्ते में। हाँ, नया खरीदना पड़ेगा। है? अरे नहीं, इसी को काम चलाएंगे ऐसे ही, ठीक है? चलो, फोन बज रहा है, फोन शांत रखो। देखो, बायो में हमारे पास जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर क्लियर बताता हुआ चलता हूँ। हम लोग सेल से स्टार्ट करेंगे। सेल बेसिक सा चैप्टर है। अपने ने 10 11 या 12 के आसपास, नहीं तो 9 क्लासेस रखी होंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहते हैं ताकि चीजें समझ में आए आप लोगों को। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चीजों में थोड़ा पेस पकड़ेंगे, ठीक है? क्लियर है? पहला टेस्ट हम लोग 1 जून के आसपास रखना चाहिए। जितना भी सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हो जाएगा, उतना सिलेबस हम पहले टेस्ट में दे देंगे। ये क्लियर है? बोलो। ठीक है, उतना सिलेबस अपने पहले टेस्ट में दे देंगे प्रॉपरली, ठीक? टेस्ट रखने का मेन पर्पस क्या है? आपको फ्लो में लाना, ठीक है? पहले टेस्ट का मतलब 15 दिन में जो भी होगा उसको हम टेस्ट में डाल देंगे। दूसरी चीज क्या है बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है, ठीक है? कल मैं आपको शेड्यूल भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपके डाउट्स हुआ करेंगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे, डाउट के लिए कोई फिक्स टाइम बता देंगे कि 2 से 4 आप फिजिक्स पूछ सकते हो, 4 से 6 आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे करके। तो वो उस टाइम में आप आके कर सकते हो। और उसमें भी अगर बच्चे अचानक से ज्यादा लोग आएंगे तो फिर स्लॉट बुक कर देंगे, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है कि आप, टीचर अकेला बैठा हुआ है, डाउट बता रहा है, और 10 बच्चा ऐसे ग्रुप बना के खड़ा है, पौना घंटे के बाद उसको उसका डाउट मिले। उससे ज्यादा बेटर है फिर आप स्लॉट्स में आ जाओ, अपना टाइम मत वेस्ट करो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। सबसे पहले आप में से जो जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं एग्जाम,
या जिनके 200 या 300 नंबर आ रहे हैं, उनको ये लेकर चलना पड़ेगा कि उनको सारा ही टॉपिक प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा पूरा करना पड़ेगा। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मेरे 500 आ रहे हैं, बायो स्ट्रांग है, उनको भी बायो सुननी जरूर है। घर पे कम मेहनत करो बायो में, पर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ज्यादा मेहनत करनी है। इस बात में कोई डाउट नहीं होता है कि हम 9-10 महीने में सिलेक्ट हो सकते हैं। पर प्रॉब्लम कहां आती है कि जो आप गलतियां करते हो ना, उसको बार बार रिपीट करते हो। जैसे मैंने हमेशा से इस बात को बोला है कि आप में से बच्चे जो भी गलती करते हैं वो क्या करते हैं, उस बात को रिपीट करते हैं। रिपीट कैसे करते हैं मैं बताता हूं। जैसे मान लो आपको बायो में कोई चैप्टर वीक है, तो वो वीक ही रहता है आपका, और उस चैप्टर के क्वेश्चन आप जनरली छोड़ के आते हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो पिछले साल जब पढ़ा रहा था, मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत बायो में बच्चों की बायोमोलिक्यूल में लगी। किस किस को थोड़ा सा दिक्कत थी उसमें? थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी उसमें। ठीक है भाई, बहुत सारी क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। जब केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है, जब दो सब्जेक्ट की टॉपिक मिलते हैं तो दिक्कत आती है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों की जोलॉजी में एनिमल किंगडम की दिक्कत आती है ना? ठीक है, क्योंकि वो आप एग्जाम्पल याद नहीं करते। होते नहीं है वो एक अलग चीज है, आप करते भी नहीं हो। मेरी बात समझ में आ रही है? आप नहीं करते हो। तो हमें क्या करना है, वो सारी चीजें आपको बता के लेके चलनी है। थोड़ा सा एक हैबिट डेवलप करेंगे आपके होमवर्क और जो काम दे दिया उसको चेक करने की, उससे ही आप कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, माहौल अच्छा तब बनेगा कि आप सब लोग फिजिक्स के मान लो मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, तो क्लास में एक माहौल है कि मैंने पूरा कर लिया है, मेरे 5 रह गए, मेरे 4 रह गए। उस तरह के एनवायरमेंट से सिलेक्शन निकलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट चाहिए जिसमें आप सॉल्व कर रहे हो चीजों को। क्लियर? फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं खासकर बोल रहा हूं बेटा। ठीक है, चीजें सॉल्व कर रहे हो। तो मैं बायो में मैंने देखा है कुछ एक क्वेश्चन छोड़ के मॉड्यूल में रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो आप बॉटनी के लिए उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं डोपा की पीडीएफ बनाकर, जो लास्ट ईयर के सारे डोपा इकट्ठे करके उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उनको भी सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा डीपीपी जो आपको मिलेंगी, उनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको जो बैच का एक्सेस मिलेगा उसके साथ में मिल जाएगा। तो आपके पास डीपीपी एक ऑप्शन रहेगा, डोपा में बायो में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, पर मेन फोकस करो एक सोर्स सॉल्व करने की, है ना? एक सिंगल सोर्स। तो पहले मॉड्यूल को सॉल्व कर लो। ठीक है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, सारी कोचिंग्स के मॉड्यूल के 80% क्वेश्चन कॉमन होते हैं, तो कम से कम उतने क्वेश्चन हम जरूर कर लें। उसके बाद और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं उस पर काम कर लेंगे। ठीक है? क्लियर है बेटा? ऑफलाइन में सबसे पहला काम होता है 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर एडजस्ट करना। आप में से बहुत सारे बच्चे लगभग 20 तारीख के आसपास से, या 22 या 25, 22 से पढ़ रहे हैं। जब बैच मैंने पहली बार आप लोगों को पढ़ाया था, तो मुझे ये फील हुआ कि आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत वीक हैं। तो ये बोला गया कि पहले इनको कुछ कुछ चीजें पढ़ा लो। बहुत सारे बच्चों को एटॉमिक्स नंबर भी याद नहीं थे। वो भी एक प्रॉब्लम है आपकी, जो मेरे को समझ में आती है। मान लो मेरे को फिजिक्स नहीं आती थी, तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी फिजिक्स में, कि मुझे एक तो ये समझ नहीं आता था फॉर्मूला कैसे लगेगा। अगर मैंने बहुत मेहनत करके फॉर्मूला लगा लिया तो मेरे से सॉल्व ही नहीं होता था, क्योंकि फ्रैक्शन में मुझे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने कैलकुलेटर यूज करना शुरू कर दिया। उससे क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है, पर कैलकुलेटर से मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सही है? तो मैं इन चीजों पे भी, जो बच्चे वीक मुझे लगेंगे, मैं इन चीजों पे भी मतलब बोलता हूँ टीचर्स को कि आप फ्रैक्शंस बना के दे दो बच्चों को, ऊपर से नीचे फिजिक्स में उनको टाइम लगा के सॉल्व करो। क्योंकि क्या है बेटा, अभी एग्जाम वो नहीं है कि जिसमें सिर्फ पढ़ने से होगा। पढ़ तो सभी रहे हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग को समझाना पड़ेगा मेरे वीक टॉपिक कौन से हैं। तो आज आप लोग एक काम जरूर करेंगे। अगर आपके मार्क्स मान लो थोड़े भी ठीक आ रहे हैं, या आपको पता है कि आपका कोई सब्जेक्ट ठीक है, ठीक है, मान लो बायो ठीक है, तो बायो में भी अपने वीक चैप्टर्स नोट जरूर कर लेंगे। सही है? ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अपने वीक चैप्टर्स या वीक टॉपिक नोट कर लेंगे, ताकि आपको पता रहे कि उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। सही है? ठीक है? सही है। अब कोई कुछ भी, मैं स्टार्ट करूंगा सेल से, कोई कुछ भी सवाल जो पूछना चाहता हूं मेरे से, बोलो कि ऐसा ऑफलाइन में क्या अलग करें कि हम सिलेक्ट हो जाएं। ऐसा कोई सवाल किसमें, किसी के मन में? जल्दी बताओ बेटा, बताइए। चला नहीं है क्या? हम्म, क्या हुआ है? कैमरा नहीं चल रहा है?
अच्छा, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो भाई लास्ट में? इधर मत देखो, मेरी तरफ देखो यार तुम लोग। कितने ऐसे बच्चे? हाँ बेटा बोल। हाँ, एक अच्छा सवाल है, मैं बताता हूँ। भाई नोट्स सबने बना रखे हैं बायो के? ठीक है, कोशिश ये करो कि पहले चैप्टर के फिर बना लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि जरूरत नहीं पड़ रही है, फिर छोड़ दो सर, क्योंकि पेपर में मुश्किल नहीं आ रहा है कुछ भी, पर थोड़ा उल्टा सीधा घुमा रहा है। दूसरी चीज बेटा, एनटी का कोई पैटर्न नहीं है इस बार। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट के 5 क्वेश्चन थे, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब कहना बेकार है, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से इतने, बोलना ही बेकार है। किसी चैप्टर से कुछ भी आता है, सिलेबस पूरा करके जाना है। दूसरा, एनाटॉमी देखना पड़ेगा कि डिलीटेड वाला पार्ट कराना है नहीं कराना। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में जरूरत नहीं है, एनाटॉमी में मैं सोच रहा हूं करा दूं, क्योंकि वो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट से जाके जुड़ता है। सही है, तो जिन जिन चैप्टर्स में दूसरा फैमिलीज इस बार ऐड करेंगे, तो मॉर्फोलॉजी आपको बनाने पड़ेंगे। तो सेल वाला बस लिख लो, उसके बाद से मैं आपको बताता चला जाऊंगा। कोशिश करो लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहो तो छोड़ सकते हो। उन्हीं नोट्स में अगर कॉपी में है तो पेंसिल से चीजें ऐड कर सकते हो, पर पहले चैप्टर का लिख लेना बस। कोई डाउट किसी को? और पूछो। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एक बार अपनी पेन ड्राइव खोल लो। बेटा मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं। मेरी नॉर्मली दिख रहा है सबको? ठीक है, चलो। नॉर्मली मेरी जैसे आज 2 क्लास है, कल 2 है, फिर 2, मतलब मैं 6 क्लास एक वीक में जब भी आऊंगा पढ़ाऊंगा। प्लानर मैंने ऐसे सेट किया हुआ है, या तो चैप्टर 6 में खत्म हो रहा है, या 9 में, या 12 में, ऐसे सेट किया है, ताकि मैं नॉर्मली आपको आऊं तो उस वीक में वो चैप्टर छोटा है तो खत्म हो जाए, नहीं तो वो 2 वीक में खत्म हो जाए। इस तरीके से हम लोग इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, बायो में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। डाउट के लिए कैसे कर सकते हैं? एक तो मैं अवेलेबल हो सकता हूं, दूसरा मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। आप 40 क्वेश्चन लेके आए हो और आपके उसमें से 25 डाउट है, बायो में इस चीज से नहीं होना चाहिए। आपको कोई बात समझ नहीं आई, बायो में नॉर्मली ये डाउट होता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो वो आंसर देख लो आप। समझ आ रहा है? हाँ, ये हो सकता है कि इसका ये आंसर क्यों नहीं है, बायो के यही डाउट होते हैं, ये आंसर क्यों नहीं है पहला। दूसरा ये हो सकता है कि हमें पर्टिकुलर मतलब टॉपिक समझ नहीं आया। सही है, और जिस चीज को मना कर दिया जाए ये एनसीईआरटी के बाहर का है, ये नहीं पढ़ना, उसे नहीं पढ़ेगा कोई। क्लियर? ठीक है। दूसरा, कौन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में ही लिख लेते हैं, नोट्स नहीं बनाते? क्यों, ऐसा क्यों करते हो? नोट्स बनाते हो, ठीक है। पर कोशिश क्या करो बेटा, एक नोट्स होने चाहिए आपके अपने बने हुए। पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देख बेटा, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाओ। यार देखो मेरी तरफ देखो सारे, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ। जब नोट्स आप कंप्लीट कर लिया करो ना, इसकी पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग करने के बाद इस पूरे पेज की समरी नीचे इतने में आ जाएगी, 4-5 लाइनों में, छोटा छोटा। वही आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट्स अलग से नहीं बनाने होते। जैसे मान लो मैं कैसे पढ़ता था, मैं बता देता हूं। मैं इस तरीके से पढ़ता था। बायो को याद करने का क्या तरीका है, ये पेज है, मैंने एक बार पढ़ा, अगला पेज 2 फिर पढ़ा, ऐसे करके 6 पेज हैं, पूरे पढ़ लिए। उस 6 पेज का जो मेन डाटा होता है ना समझने के बाद, वो ज्यादा से ज्यादा 12-15-20 लाइन में आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो उनको छोटा छोटा नीचे लिख लो, और मल्टीपल टाइम जब जब आप कभी दोबारा रिवाइज करो तो नोट्स कर लो। लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी वो नीचे वाला डाटा याद रखने की, उसी में से पेपर आया करेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? क्योंकि बायो की मान लो 4 कॉपीज हो गई, पर जब आप छोटा छोटा डाटा लिख लोगे ना, 5-5 6-6 पेज का, तो वही डाटा रिवाइज करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बोलो, ठीक है बेटा? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो अपने सेल से स्टार्ट कर रहे हैं। सेल में सबसे पहले आपने प्रोकैरियोटिक सेल से पढ़ेंगे, क्योंकि लॉजिक कैसे होता है, मैं पहले पूरा प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा दूंगा, फिर यूकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? मैं चाहूंगा बेटा कुछ कुछ एग्जांपल्स बताएं जिन लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल का पता हो। अच्छा, चैप्टर्स के नाम की जरूरत है हमें, ये आपका सिलेबस है, पहले देख लो। सिलेबस है बेटा ये आपका, चेक करो सबको। कोई चैप्टर मिसिंग लग रहा है? कौन सा? ट्रांसपोर्ट तो डिलीट हो गया। कोई चैप्टर मिसिंग लग रहा है किसी को? है? सीक्वेंस हम लोग जाएंगे सबसे पहले सेल, मैं देखूंगा प्लानर में शायद लिविंग वर्ल्ड है कि नहीं है। ठीक है,
अगर ये वाला ऊपर हो सकता है तो ये बाद में होगा, नहीं तो ऐसे ही चल रहा होगा। सेल, सेल साइकिल, ये तीनों चैप्टर साथ जाएंगे, मॉर्फो एनाटॉमी, प्लांट फिजियो। ठीक है, मैं इस बात पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि जेनेटिक्स पहले पढ़ लें क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगता है, नहीं, अपने समय पर ही पढ़ो चीजों को। सही है, मान लो मैं जेनेटिक्स पहले पढ़ा दूं तो बाकी का वीक रह जाएगा। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स एमडी सर पढ़ाएंगे, उन्होंने बोला है। ठीक है, बाकी तुम्हारे पास ये ऑप्शन रहेगा हमेशा से, तुम्हें लगेगा नहीं सर आप भी पढ़ा दो, मैं भी पढ़ा दूंगा, सर भी पढ़ा देंगे। ये ऑफलाइन में ये बेनिफिट, ऑनलाइन में नहीं होगा ऐसा। ठीक है, वहां एमडी सर ही पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बोला है कि जूलॉजी थोड़ा कम है तो मुझे लेना है वाला पार्ट, क्योंकि जूलॉजी का कम है इससे, है ना, इसलिए एमडी सर पहले खत्म कर देते हैं। और, और कहते हैं मेरा कभी लेट नहीं होता क्योंकि ये प्रॉब्लम रहती है बेटा, बायोमोलिक्यूल पहले मैं पढ़ाता था सबसे स्टार्टिंग में, फिर वो उधर चला गया, शिफ्ट हो गया। अब मैं एमडी सर से बोलता हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा तो कहते हैं मॉलिक्यूलर मुझे दे दो फिर। अब मैं मॉलिक्यूलर देना नहीं चाहता क्योंकि मॉलिक्यूलर में क्या है कि एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। दूसरा मतलब मॉलिक्यूलर में सर को दे दूंगा तो पहला वाला जेनेटिक्स फिर उससे लिंक नहीं कर पाएंगे, तो मैंने दोनों रख लिया अपने पास। फिर एमडी सर ने कहा मॉलिक्यूलर मुझे दे दो, तो मैंने कहा सर आप बायोटेक दे दो मुझे। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि एमडी सर को सिर्फ बायोमोलिक्यूल दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वाले पार्ट पर मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा कि इसका इसका स्ट्रक्चर बना, जो केमिस्ट्री से लिंक करता रहेगा वहां मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, क्लियर, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस सबने देख लिया। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल से। ठीक है, सेल सबको आता होता है लगभग, लेकिन नहीं, कुछ कुछ चीजें हम ऐड करते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाए। सही है, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपको सिर्फ क्या डालना है, हेडिंग डालनी है सेल की, और ये टॉपिक्स को नोट कर लो पहले, आपको पता होने चाहिए ये तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एक बार टॉपिक नोट कर लो सारे जल्दी से। टॉपिक्स नोट करेंगे बेटा, पहले चैप्टर के नोट्स बनाएंगे। जिन्होंने लिखा हुआ है, कुछ एक क्लास हुई थी वो मत लिखना, बाकी लोग जो नए हैं वो लिखेंगे टॉपिक्स। टॉपिक्स लिख लो जल्दी, पढ़ पा रहे हो टॉपिक? सही है, ठीक है। हेडिंग डाल लो सेल यूनिट ऑफ लाइफ। कितने क्वेश्चन आए थे इस बार, किसी को याद है कितने? 3 क्वेश्चन थे, उसमें से शायद 2 जूलॉजी वाले पार्ट में थे, एक इधर था, 2 जूलॉजी वाले पार्ट में थे। ठीक है, 3 के आसपास क्वेश्चन थे। एक वो था, एक मुझे क्वेश्चन याद नहीं, इतना आसान था शायद। अच्छा, इससे पेपर आसान आएगा, सेल से मुश्किल नहीं आता है। ठीक है पिछले 3-4 पिछले 3-4 साल का ट्रेंड ये है कि सेल से मुश्किल नहीं आता है, तो आपको सेल को समझ के चलना है। ठीक है, जल्दी करेंगे बेटा, एक बार आप नोट कर लो इतना जल्दी से। है क्या चीज? सेल, हाँ सेल थ्योरी में लास्ट में कराऊंगा, या हो सकता है यूकैरियोटिक के स्टार्टिंग में करा दो। लिखा ही नहीं है, लिखा नहीं है ना? लिख देते हैं बेटा, लिख लो सेल थ्योरी। ओहो, भाई सबने अपना खाने पीने का इंतजाम कर लिया ना, कि सुबह कुछ खा के आए करेंगे, ये वो 8 बजे की क्लास है, कुछ खा पी के आया करो यहाँ पे। कोई लॉजिक नहीं है अपने आप को ये दिखाना कि यार मैं देखो कितनी मेहनत करता हूँ बिना खाए आता हूँ। इससे बेवकूफी साबित होती है, इससे मेहनत साबित नहीं होती। समझ में आ रहा है? अगर आपको पता है सुबह जल्दी क्लास है तो रात में कुछ रखो, चने भिगो के रखो, या कुछ भी ऐसी चीज रखो जिससे आपकी हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो परेशान होंगे ना ऑफलाइन में, वो हेल्थ से लेकर ज्यादा परेशान होंगे। ये चीज 100% सही है। ठीक है, तो अपनी हेल्थ ठीक रखनी बेटा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं और एमडी सर या सर्वेश सर अपने सिलेबस का पूरा पूरा पार्ट पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ चैप्टर्स पढ़ा दे कोई और टीचर आएगा, नहीं। बायो के एक सर और है, उनके साथ मिलकर हम लोग डाउट भी बता सकते हैं, और वो अच्छे हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस हमने देखा उन्होंने बड़े बैचेस पढ़ाए थे, और उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। जब मेरी बात हुई वो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और हम लोगों को फॉलो करके पढ़ाते हैं कि सर आप ऐसे पढ़ाते हैं, हम भी वैसे पढ़ाते हैं। तो आप डाउट के लिए उनसे भी पूछ सकते हैं, एक टीम की तरीके से रहता है बेटा, ऐसा नहीं है। डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ ऐसे देख रहे होंगे सर डाउट नहीं बताएंगे, बेटा मैं 3 दिन प्रॉपर यहाँ पे होऊंगा,
तो मैं जाकर रूम में सोने से अच्छा मैं यहाँ बैठा रहूंगा सामने, कोई दिक्कत नहीं। आप आओ पूछो, है ना। हमें तो घर से बाहर है तो क्या ही मतलब फिर वहां जाके भी। लॉजिक तो यही है ना भाई, घर से बाहर तो यहीं बैठे रहेंगे, क्या हो गया। और मेरा कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि मैं घूमता हूँ जाके कि मेरे को देखना पटना में क्या है, मुझे कोई शौक नहीं है ना। पटना में मैं आज देखूंगा क्या है और 10 दिन बाद भी देखूंगा क्या है, वो वहीं रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, वो मेरे को कोई समझ नहीं आता। ठीक है, हाँ वैसे भी कुछ नहीं है, 10 बजे सब सो जाते हैं यहाँ। चलो ठीक है। हाँ यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक रहता है, नहीं, और 10 बजे रोड खाली हो जाती है। हैं? ऐसा नहीं है? चुप, मिल मत जियो मुझे 10 बजे, पिटाई करूंगा मैं रास्ते में। चलो स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल से। हेडिंग डालो, प्रोकैरियोटिक सेल। मुझे कुछ एग्जांपल्स बताएंगे, पीछे से आएंगे आंसर्स। एक एक एग्जांपल जिसको बोलो वो खड़ा हो जाएगा भाई। लास्ट एग्जांपल बता किसी प्रोकैरियोटिक सेल का। बैक्टीरिया सेल कोई ऑर्गेनिज्म है कि एक जनरल वर्ड है? ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, ठीक है बैठ जा। और कोई बता बेटा, तू बता कुछ एग्जांपल्स बता प्रोकैरियोटिक सेल के। पीपीएलओ, ठीक, और माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ में क्या डिफरेंस है? बैठ जा बच्चे, लास्ट बता बेटा। तू नहीं याद है तुझे? ठीक है, तू बता बेटा, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ में डिफरेंस किसी को पता हो बता। बच्चे बैठ जा, बच्चे बैठ जा। पीपीएलओ है बेटा, माइकोप्लाज्मा एक बड़ा ग्रुप होता है, उसके अंदर पीपीएलओ आता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखो आपको कहां गड़बड़ होती है इस टॉपिक में। सबसे पहले आपको यह नहीं पता होता ये एग्जाम्पल बैक्टीरिया का है कि किसका है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा टाइफाइड, टाइफाइड कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल है, फंगल है या वायरस है? बैक्टीरियल है, क्योंकि उसको डिजीज करने वाला साल्मोनेला टाइफी क्या है? बैक्टीरिया है। इस टॉपिक की सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि आपको नाम नहीं पता बैक्टीरिया के कौन कौन से हैं। ये समझ में आ रहा है? आपको नाम नहीं पता होते। तो सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो हम कैसे लिखते हैं, देखो एग्जांपल्स में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया दो तरीके के हम लिखते हैं, कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। हम दो लिखते हैं बेटा, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, मेरी तरफ ध्यान से देखें बच्चे, हम आज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इसमें लिख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है बैक्टीरिया। सही है? बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक आर्की और यू बैक्टीरिया। ये चीज समझ में आ रही है? अच्छा, कोई ऐसा है जो ये बताएगा डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और मोनेरा? कोई समझता हो इन बातों को? ट्राई करो, बोल बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ बच्चे। देखो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं, देख मेरी बात समझ, प्रोकैरियोटिक सेल एक सेल होता है, ठीक है। अगर उसको क्लासिफिकेशन में कहीं रखते हैं तो कहां रखते हैं? किंगडम में। कहां रखते हैं? किंगडम में। वो किंगडम का नाम मोनेरा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मोनेरा क्लासिफिकेशन में दिया हुआ एक ग्रुप का नाम है, उसके अंदर मेनली कौन आता है? बैक्टीरिया आते हैं, मतलब उनके पास कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। अब बैक्टीरिया के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यस, तो बता बेटा, पीछे समझ में आया तेरे को? है? किसी को ना आए भाई रोक के पूछ लेना, मैं फिर बोल रहा हूं। आपके अगर 650 भी आ रहे हैं, मैं 3 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता हूं आपको नहीं आते होंगे, मैं श्योर हूं इस बात पे, और मैं एनसीईआरटी से ही पूछूंगा। पॉइंट क्या है कि जो सिलेक्ट भी होते हैं उनको सारा नहीं आता, पर उनको उस दिन आता था, उन्हें मोस्ट ऑफ द सिलेबस आता है और उन्होंने सही किया है। ये आपको समझ में आना चाहिए। जिसके 720 भी आएंगे उसको ऐसा नहीं है कि 100% परफेक्शन है हर एक चीज की। समझ आ रहा है? उस दिन क्वेश्चन ठीक किए, उसने प्रैक्टिस अच्छी की थी, कम समय में कर दिया, सारा उसे भी नहीं आता। क्लियर है? तो आपको ये बात अपने अंदर रखनी पड़ेगी कि मुझे पूछने भी है डाउट, नहीं पूछोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है, सही है। तो अपने पास यू बैक्टीरिया के कुछ कुछ एग्जांपल लिख, इसका एग्जांपल बता देता हूं। इसका एग्जांपल में मिथेनोजन आएगा। अच्छा, मिथेनोजन। अच्छा, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो पीसीआर में आपने पढ़ा हो, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में? थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ जरा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनेंगे।
थर्मस एक्वेटिकस वो बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर में मिलता है, पहला पॉइंट, ठीक है। ठीक है, उसके अंदर जो एंजाइम है वो थर्मोस्टेबल है। थर्मोस्टेबल का मतलब हाई टेम्परेचर पे खराब नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पे खराब नहीं होगा, थर्मोस्टेबल एंजाइम है। यस, ठीक है। खराब ना होने का क्या मतलब है, कौन बताएगा? डीनेचर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डीनेचर क्या होता है? शेप खराब हो जाना, ठीक है। कौन बच्चा बताएगा कि डीनेचर होते वक्त कौन सा बॉन्ड नहीं टूटता? पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता। दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड। वो बॉन्ड नहीं टूटता, ठीक है। तो आपने अपने दिमाग में क्या क्या बिठाना है? सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यहां पर क्या आ गया? मिथेनोजन आ गया। क्या आ गया? मिथेनोजन आ गया। कोई डाउट है इस बात में? ठीक है। उसके अलावा यू बैक्टीरिया में सबसे फेमस बैक्टीरिया ई कोलाई। ई कोलाई का पूरा नाम इस्चीरचिया कोलाई है और वो बायोटेक में लिखा है सिर्फ। कहां लिखा है? बायोटेक में लिखा है, जहां पर ई को R1 दे रखा है। सुना है सबने? सुना है बेटा? देखो, नहीं सुना तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, चल जाएगा। आप बता दिया करो, नहीं सुना तो नहीं सुना, क्या हो गया? सुना होता तो यहां थोड़ी बैठे होते हम। ये भी तो बात है बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहला 3 महीना मोमेंटम डेवलप होगा प्रॉपर तरीके का। ऐसा कोई वो बच्चा नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं। एक बच्ची थी, उसने आज तक कोचिंग ही नहीं पढ़ी, सीधे ड्रॉपर में आई और उससे वो 650 ले गई, क्योंकि उसको एग्जैक्ट पता था जो क्लास में कराया वो करना है मैंने, और अपनी कमियां फटाफट से पहचान लेनी है। मेरी फिजिक्स वीक है तो मैं फिजिक्स से टीचर के पास ज्यादा जाऊंगा, मेरी बायो ठीक है पर मैं क्वेश्चन तो बनाऊं कम से कम, है ना? ठीक है, आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, नहीं तो दिक्कत फंसेगी बेटा। क्लियर है? ऐसा नहीं होता कि सिलेक्शन ऑनलाइन या ऑफलाइन से होता है, सिलेक्शन आपका अपनी मेहनत से होगा और आप अपनी प्रॉब्लम को कम कर पाओगे। क्लियर? ठीक है, आ जाओ। यू बैक्टीरिया, ई कोलाई, इसके अलावा और कुछ नाम लिख रहा हूं, बताओ जल्दी से, दो एक नाम। साइनोबैक्टीरिया, यस। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है बेटा, देखो, साइनोबैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। सुनते रहो, लिखना नहीं, सुनते रहो, मैं कुछ कुछ चीजें ऐड करूंगा। साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। जो क्या है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। क्लियर है? ठीक है, एक सेकंड दो बेटा। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। 4 नाम याद करने, मेरे साथ याद करेंगे। नॉस्टॉक, एनाबिना, स्पिरुलिना और ऑसिलाटोरिया। कर पाओगे साइनोबैक्टीरिया के नाम? याद करो, नॉस्टॉक, एनाबिना, स्पिरुलिना और ऑसिलाटोरिया। याद हो रहा है? नॉस्टॉक, एनाबिना, स्पिरुलिना, ऑसिलाटोरिया, ये 4 नाम याद करने हैं। और ये क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। सही है? ऑसिलाटोरिया, ओसिल, मैं लिख देता हूं ना नाम, यहां पे लिख भी देते हैं ना, साइनोबैक्टीरिया के नाम लिख देते हैं। एक है नॉस्टॉक, दूसरा एनाबिना, तीसरा स्पिरुलिना और फोर्थ है ऑसिलाटोरिया। ऑसिलाटोरिया, आ रहा समझ? क्लियर है? अब आते हैं साइज पे। अब किस पे आते हैं? साइज पे। इधर देखना ध्यान से, साइज पे आ रहे हैं। साइज बैक्टीरिया का क्या होना चाहिए लगभग? अच्छा, पहले सबसे पहले जरा समझो बेटा, कंपेयर करो। तुम्हारे पास साइज जो दे रखा होता है किस किस चीज में है? सबसे पहले है माइक्रोमीटर, एमएम। एमएम किसको कहते हैं? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर है मिलीमीटर है? मिलीमीटर है यार, तुम गलत क्यों बता रहे हो? हैं? कौन गलत बोल रहा है? ये 10⁻³ इसको मिलीमीटर कह रहे हैं। यस, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर बोल रहे हैं। ठीक है, और 10⁻⁻9 नैनोमीटर होता है। ठीक है, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन होता है। इसमें बेटा आपका, इसमें आपका डीएनए वगैरह के बारे में लिखा रहता है। नैनोमीटर में डीएनए, आरएनए, इनकी बातें लिखी रहती है। यस, और ये माइक्रोमीटर में ऑर्गेनल्स होती हैं। ऑर्गेनल्स के अलावा, साफ दिख रहा है कि मैं कुछ और लिखूं? इसमें दिख रहा है, चल जाएगा? है माइक्रोमीटर में या तो ऑर्गेनल होती हैं
या बैक्टीरिया का साइज होता है, या क्या होता है, बैक्टीरिया का साइज होता है। वायरस किस में होता है, नैनोमीटर में चलता है। देखो साइज को हमें रिलेटिव नापना पड़ेगा, समझो, रिलेटिव मतलब कंपेयर, क्योंकि आपको ये चीजें दिखेंगी नहीं आसानी से। ये वाली आपको आई से दिख सकती है, फिर भी मिलीमीटर वाली, माइक्रोमीटर वाली आंख से नहीं दिखती, माइक्रोस्कोप से दिखेगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? एक सेकेंड देना बेटा। चलो बेटा, सॉरी। हाँ, असल में क्या होता है ना, घर से फोन आता है, कई बार मेरा बेटा कुछ गड़बड़ कर देता है, कुछ तोड़ दिया होगा उसने, छोटा है, कुछ फेंक के तोड़ देता है ना? हाँ है। अब क्या टूटा, नहीं मैंने बस ये पूछा कुछ सीरियस तो नहीं तोड़ा, फिर बाकी बाद में देखेंगे क्या टूटा। है यार, ये कई दिन का टूटा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, सच बता रहा हूँ तुझे मैं। क्या करने के लिए? अरे ठीक है ना, उतना टाइम नहीं बनता बच्चे, तुझे अभी पता नहीं चलेगा। देख, 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻³ माइक्रो। अच्छा, साइज में किसी को दिक्कत तो मेरी बात सुनो। सबसे छोटा नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर का साइज हमारे पास वायरस का होता है। वायरस बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसी के अराउंड साइज हमारा डीएनए आरएनए का होता है, सही है। आपको जो साइज सबसे ज्यादा दे रखे होंगे माइक्रोमीटर में दे रखे होंगे। माइक्रोमीटर में बैक्टीरिया का साइज होता है। किसका होता है? बैक्टीरिया का साइज होता है। जब हम साइज की बात करते हैं माइक्रोमीटर में, तो मेरे पास बैक्टीरिया का साइज देखो कैसे कैसे दे रखा है। हमारे पास दे रखा है 2 से 5 माइक्रोमीटर लिख रहा हूं। 2 से 5 क्या लिख रहे हैं हम लोग? माइक्रोमीटर। कहीं पर 3 लिखा है, कहीं पर 5 लिखा है, कहीं पर 2 लिखा है। तो हम एक रेंज ले लेते हैं, 2 से 5 माइक्रोमीटर। आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 7 माइक्रोमीटर दे रखा है। इससे कभी क्वेश्चन आया तो क्या आ सकता है मैं बताता हूं। मैच द फॉलोइंग आ सकता है साइज का, सही है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। दूसरा इसमें यह आ सकता है कि किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्लियर है। और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइज हमने लिख दिया, उसमें माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा उसका साइज 0.01 माइक्रोमीटर या 0.03 माइक्रोमीटर, ऐसा साइज लिखा हुआ है। दो अलग अलग डाटा है, डायग्राम में अलग है और थ्योरी में अलग है, तो हमने दोनों लिख दिया। नीट में जब क्वेश्चन आया था तो उसने ये वाला डाटा यूज किया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये यूज करेगा, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुने सारे सब लोग। वायरस किसका साइज, माइकोप्लाज्मा का साइज उसने 0.01 या 0.03 है। गड़बड़ लग रही है ना? हाँ, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो ये, ठीक है। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बच्चों के मन में डाउट रहता है सर अगर ये दोनों दे रखा हो तो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। एनटीए थोड़ा करता है गड़बड़, पर इतना भी गड़बड़ नहीं है कि वो दोनों दे दे। अगर दोनों देगा तो बोनस होगा उस साल, समझ आ रहा है? ऐसा नहीं करेगा, इन दोनों में से कोई एक साइज लिखा रहेगा, क्लियर है। अच्छा, किस किस ने सुना है बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर? बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर क्या होता है? एक ऐसा फिल्टर जिसमें से क्या ना जाए, बैक्टीरिया। मान लो ये फिल्टर बना दिया मैंने, इसमें ये पोर्स हैं, छेद हैं, इसमें से बैक्टीरिया को जाना है, ठीक है। इधर ध्यान दो भाई सारे, बैक्टीरिया को जाना है इसमें से। तो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर की अगर हम बात करें
तो इसका साइज क्या होगा? इससे छोटा होगा, बड़ा होगा? इससे छोटा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे अगर मुझे सबसे छोटे बैक्टीरिया को रोकना है तो फिल्टर का साइज उससे छोटा होगा, बड़ा होगा? छोटा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर माइकोप्लाज्मा और सभी बैक्टीरिया को रोक सकता है, तो उसका साइज इनमें से किसी से भी क्या होगा? छोटा होगा। ये वाली बात सोच पा रहे हो? बोलो भाई। लास्ट बता भाई, क्या नाम है तेरा? है सादिक, कहां से आया? बेगूसराय। बैठ जा। तो इधर देख भी नहीं रहा। पानी ले, ठीक है भाई, पानी वानी लेके बैठा करो सब लोग, है ना? ठीक है, ये हमें तो पानी दिया नहीं किसी ने पीने के लिए। चलो, है लिख लो, लिख लो बेटा। क्या बोल रहा है? नहीं नहीं बेटा, लिख करते हैं। बहुत दिन बाद हम लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं ना। है नहीं नहीं यार, तुझे मैं बता, हमने ऑफलाइन बहुत पढ़ा, मैं 9 घंटे पढ़ाता था एक दिन में ऑफलाइन, 3 ड्रॉपर बैच लाइन से। वो सब का दिक्कत नहीं है। ये पहले लिख लो, इतना हो गया? लिख ले बेटा सबने। बच्चे प्लीज साइज का ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखेंगे सारे बच्चे, डिक्टेट करूं तो क्वेश्चन लिख पाओगे? क्यों, इंग्लिश में दिक्कत? कोशिश करो लिखने की, अगल बगल देख के लिखना, पर लिखना। क्वेश्चन लिखो। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट 1 लिखो फटाफट से। स्टेटमेंट 1 लिखो, लिखो मिथेनोजन। स्टेटमेंट 1, मिथेनोजन ई कोलाई, मिथेनोजन ई कोलाई एंड नोस्टॉक all are prokaryotic cell, all are prokaryotic cell, all are prokaryotic cell। ठीक है, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, लिखो all prokaryotic cell, all prokaryotic cell are true bacteria, all prokaryotic cell। क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, स्टेटमेंट 1। देखो आपको नीचे ऑप्शन अपने आप लिखने हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है? हमने बोला है नोस्टॉक और मिथेनोजन और ई कोलाई ऑल आर प्रोकैरियोटिक सेल। इस बात में कोई डाउट है किसी को? इस बात में कोई डाउट नहीं, ये सारे क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। स्टेटमेंट 2, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल आर ट्रू बैक्टीरिया। ये फॉल्स है। सही है? ऑप्शन कैसे आएगा इसका? S1 इज करेक्ट, S2 इज करेक्ट, बोथ करेक्ट, बोथ रॉन्ग। समझ में आ रहा है भाई? कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? 1 वाली ठीक है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, जरा एक बार बेसिक फीचर्स लिखते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, बेसिक फीचर लिख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। हेडिंग डालो जल्दी से। क्लॉस्ट्रीडियम प्रोकैरियोटिक सेल होता है? क्लॉस्ट्रीडियम है? पक्का पता है तुझे? क्लॉस्ट्रीडियम, हाँ भाई कोई बताए मुझे जरा। क्लॉस्ट्रीडियम कहां पढ़ा हमने? क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिक एसिड बनाता है बेटा। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होगा ना, यूकैरियोटिक कैसे होगा? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में आ रहा है बैक्टीरिया, हमारे पास क्या आ रहे हैं? वायरस आ रहा है, कुछ फंजाई भी हैं, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है बैक्टीरिया हैं ये सारे। तो एक काम और करेंगे इस चैप्टर में, जैसे ही अपने प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट करेंगे आपको लिस्ट दे देंगे, ये प्रोकैरियोटिक सेल के नाम है एनसीईआरटी वाले, कम से कम उनको जरूर याद करें। सही है? ताकि आपकी गलती ना हो इसमें। क्लियर? ठीक है, वो लिस्ट देंगे आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले यूनिसेलुलर होते हैं,
चलो ठीक है। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? सिंगल सेल। और कोई मतलब? एक सिंगल सेल सारे काम खुद कर सकता है, सही है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? एक सिंगल सेल सारे काम खुद कर सकता है, यूनिसेलुलर हमने लिख दिया। दूसरा बेटा हम लिख सकते हैं, इसका साइज जो है छोटा होता है, स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। साइज जो होता है वो छोटा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? साइज क्या होगा? छोटा होगा। किससे छोटा होगा? यूकैरियोटिक सेल से। तीसरा बेटा, ये फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या करते हैं? फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम फास्ट की बात करते हैं तो कंपैरिजन होगा, इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल, इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में ये तेज डिवाइड करते हैं। यस, क्या करते हैं? तेज डिवाइड करते हैं। यहां पर हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, पर नॉर्मली नहीं पूछता बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग जब बहुत पहले ऑफलाइन में पढ़ाते तो एक जनरेशन टाइम का क्वेश्चन कराते थे कि कितने टाइम में बैक्टीरिया डबल हो जाता है ना? वो सिर्फ इकोलाई का है, सिर्फ इकोलाई का है कि 20 मिनट में इकोलाई सेल क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्वेश्चन लिखो एक जल्दी से, या इसके नीचे क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन है देखो, इकोलाई सेल जनरेशन पे टक करता हूं, एक मिनट रुकना। जनरेशन टाइम कितना है? 20 मिनट है। इकोलाई सेल का जनरेशन टाइम कितना है? 20 मिनट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या है बेटा, हमारे पास ध्यान देंगे, हमारे पास 2 × 10⁵ सेल हैं आफ्टर 60 मिनट। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ सेल्स बताओ, नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर 100 मिनट। बताओ जरा जल्दी। हाँ भाई, 20 मिनट में डबल हो रहा है। 60 मिनट के बाद इतना नंबर है। हाँ भाई, 60 मिनट के बाद इतना है, 20 मिनट में डबल हो रहा है। बताओ, डबल करेंगे इसको। देखो, सबसे पहले ये देखो, 60 मिनट से 80 मिनट कितना टाइम है? 20 मिनट है। फिर 80 से 100 मिनट कितना टाइम है? 20 मिनट है। तो मुझे 2 बार डबल करना पड़ेगा। तो 2 को डबल करूंगा तो कितना आएगा? 10 क्यों भाई, इसको 10 कर दूं, 10 की 10 कर दूं, वो डबल होगा। अरे इसमें तो डाउट नहीं है किसी को, इसको 10 नहीं करना है ना? पहले बता दो किसी के मन में आ रही हो। तुम ये वाले काम भी करते हो। ये आएगा आंसर 8 × 10⁵ कैसे आया किसको नहीं पता चला? पूछो बेटा। 20 मिनट में डबल हो रहा है, 60 मिनट तक यहां तक पहुंचा था। बच्चे आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसको नहीं आया पूछ लिया करो, कोई फायदा नहीं होगा बिना पूछे। ठीक है? हाँ, अगर आप पूछोगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। जनरेशन टाइम का मतलब होता है कि कोई भी सेल या ऑर्गेनिज्म कितने टाइम में डबल होता है। यदि ई कोलाई 20 मिनट में डबल होता है तो जो भी नंबर दे रखा है उसका डबल वो 20 मिनट में हो जाएगा। 60 मिनट के अंदर वो इतना पहुंचा हुआ है, तो अगले 20 मिनट में क्या होगा? उसका डबल, और अगले 20 मिनट में उसका डबल। कर लेंगे ऐसा कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये आपको स्टडी मटेरियल वगैरह में दिया रहता है सबके में, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि ये बायो का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक आईक्यू का क्वेश्चन है। इसमें बायो तो है ही नहीं। बायो है इसमें कोई? मेरे ख्याल से तो नहीं है। सही है ना? ये तो वाला क्वेश्चन हो गया जो उसमें आता था मैथ वगैरह में ना, बेसिक है। किसमें आता था? रिलेटिव मैथ। अच्छा, यूनिटरी मैथ। चलो ठीक है क्या लिखा है? अच्छा, क्लासमेट, हाँ बुक में ना, तभी तुम खरीदते हो। ये लिख लिया आपने? ठीक है। अब ये देखो, एक एक फीचर और लिख रहा हूं।
बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सेम है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेम होता है इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस पे बात करेंगे। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब, सबसे पहले इधर देखो, इधर भाई पहले सुन लो, सारे पहले सुन लो फिर लिखना। सारे प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी हैं, सब में एक सेल मेम्ब्रेन होगी, एक न्यूक्लियोइड होगा, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम। ये चार चीजें जरूर होंगी। कौन सी चार चीजें होंगी? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म। ये चार चीजें जरूर होंगी। किसी में मीजोसोम हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता, किसी में क्रोमेटोफोर हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। कर सकते हैं इसे? बोलो। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उसमें क्या क्या चीजें लिख दूं मैं, जल्दी बताओ। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा? देखो मेरी बात सुनो, ये पेन किसका बना हुआ है? प्लास्टिक। ठीक है, बोर्ड हो सकता है प्लास्टिक। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? माइक प्लास्टिक हो सकता है। ऐसे ही राइबोसोम केमिकली किस चीज का बना हुआ है? लास्ट बेंच बेटा, तू बता, खड़ा होके, सबसे लास्ट बगल में तेरे, नाम बता पहले अपना, तेज बोल यार, तू खाना नहीं खाया, खड़ा हो जा, नाम बता। फरहान, बता जल्दी, किसका बना है राइबोसोम? केमिकली किसका बना हुआ है? तू बता बेटा। प्रोटीन। यस, बैठ जा बच्चे। हाँ, न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। राइबोसोम किसका बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, दो चीजें हैं। समझ में आ रहा है? ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बैठ बैठ जा बच्चे, ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किसका बना है। सही है, अभी लिखने की जरूरत नहीं, हम करेंगे इसको, पर यहां तक समझ में आ रहा है? बेसिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक प्रॉपर सेल इस तरीके का होता है। ठीक है, अब जरा एक बार शेप पे बात कर लेते हैं, फटाफट से शेप पे बात करते हैं, जरा देख लो, फिर मैं लिखने का टाइम भी दूंगा। हमारे पास बेटा क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल की चार बेसिक शेप है। हाँ भाई, चार बेसिक शेप है। सबसे पहली स्फेरिकल, स्फेरिकल, इसको कहते हैं कोकस। क्या बोलते हैं? कोकस। ठीक है, अच्छा, अगर दो कोकस हो, डिप्लोकोकस। मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, अगर मैनी कोकस है, मैनी कोकस का मतलब होता है कि प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल पता है सबको? बेटा देखो क्या होगा, मेरे को भी दिक्कत होती थी जब मैं बायो पढ़ता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि, इधर दो भाई ध्यान दो सारे, न्यूक्लियस और कई बार न्यूक्लियाई क्यों लिखा रहता है, मुझे खुद नहीं पता चलता था, मैं क्यों झूठ बोलूं। ठीक है, जब मैं बायो पढ़ता हूँ ना कभी 11th 12th में, तो मेरे साथ भी दिक्कत थी। न्यूक्लियस का मतलब होता है सिंगल, एक से ज्यादा होगा न्यूक्लियाई। इसी तरीके से कभी फंगस लिखता है, कभी फंजाई लिखता है। समझ में आ रहा है? जब वो एम्ब्रियो सैक में बनाता है तो पोलर न्यूक्लियाई लिखता है, इसका मतलब वहां दो न्यूक्लियस हैं। सही है? ठीक है, बोलो। ठीक है, क्लियर? सही। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे पढ़ाते हैं तो एक फिर बाउंसर फेंकते हैं जो कम समझ में। अब वो सुनो क्या है, समझ में आए? ठीक, नहीं आए तो पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जब हम क्या करते हैं, किसी सेल में दो ऐसे हैं, इसको तो लिख रहे हैं टू न्यूक्लियाई, लेकिन यहां पर फंगस में इसको लिख रहे हैं डाई कैरियन। ठीक है, रीजन क्या है? ये दोनों सेम है जेनेटिकली, और ये कैसे आए थे? ये इसके साथ फ्यूज किया था ये दोनों सेल, तब दो अलग अलग न्यूक्लियस आए थे। तो जब दो अलग अलग न्यूक्लियस आते हैं तो फंजाई में अपने क्या लिखते हैं? डाई कैरियन। उसका मतलब भी दो न्यूक्लियस हैं, पर इसकी जीन और इसकी जीन अलग अलग है, जेनेटिकली डिफरेंट है, लेकिन दो सेम होंगे। जैसे आप ये वाला स्ट्रक्चर में कुछ कोई ड्रॉ नहीं करेगा, जब आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाते थे एंटीपोडल, ये दो न्यूक्लियाई ये वाले, तो इसको क्या लिखते थे? पोलर न्यूक्लियाई। समझ आ रहा है? बोलो बेटा, समझ आ रहा है? जल्दी बताओ, है ये चीज समझ में आ रहा है? बताओ। ठीक है, तो आप सोचो इस बात को, आप सोचो इस बात को कि हम इस तरीके से चीजों को अगर समझेंगे तो बेटर रहेगा। इसीलिए जब हम बहुत सारे कोकस लिखते हैं ना, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं कोकाई।
है ना, कुछ प्लूरल चलेगा ऐसे ही। अच्छा, दूसरी शेप रॉड शेप। रॉड शेप को अपने क्या बोलते हैं, बैसिलस, और उसका क्या लिखोगे, बैसिलाई हो सकता है, ऐसा रॉड शेप। सही है, क्लियर। थर्ड हमारे पास कॉमा शेप। कॉमा शेप, अब ये चेक कर लेना भाई, ऐसे वाला बना हुआ डायग्राम। विब्रियो और विब्रियम दो वर्ड है ना। अब ये चेक कर लेना खुद से कि किसके लिए सिंगुलर है, किसके लिए प्लूरल है। कहां चेक करोगे, या तो यहां लिखा होगा, नहीं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। चेक करो एनसीईआरटी में एक बार। हाँ भाई, सिंगल के लिए विब्रियो विब्रियम, चेक करो एक बार, चेक करो, मिला किसी को एनसीईआरटी में? पेज नंबर 17 पे वहां मिल सकता है। सिंगल के लिए विब्रियम, प्लूरल के लिए विब्रियो। कहां लिखा है, सेल में कि बायोलॉजिकल में? पेज 17 बायोलॉजिकल में लिखा है, पेज 18 पर है। ठीक है, पेज 18 पर देखो। अरे मिला नहीं मिला, पता चल रहा है? दो जगह शेप दे रखी है, एक सेल वाले में और एक बायोलॉजिकल में। आपको खुद समझ में आएगा, विब्रियो विब्रियम अलग अलग है, पता चल रहा है? ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्पाइरल। स्पाइरल शेप है, उसका नाम क्या है, ऐसे है, स्पाइरिलियम। ये सिंगुलर है, और स्पिरिलिया प्लूरल है। किसको नहीं पता चल रहा है ये क्या हो रहा है? सिंगुलर प्लूरल का मतलब एक सिंगल होगा सिंगुलर, बहुत सारे होंगे तो प्लूरल। तो ये सिंगुलर के लिए है, ये प्लूरल के लिए। ऐसे इसमें स्पिरिलिया लिखा होगा, है ना। अच्छा, अब यहां पर पहला नोट आ रहा है। नोट मतलब जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला नोट, मोस्ट कॉमन शेप, सबसे कॉमन शेप कौन सी है? बैसिलस है। क्या है? बैसिलस है। ठीक है, रॉड शेप है। दूसरा, दूसरा बेटा, हमारे पास कोकस में कोई फ्लैजिला नहीं होता। कोकस में कभी भी फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है। कोकस बैक्टीरिया में कभी भी फ्लैजिला नहीं होता। ये दो बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे कॉमन शेप कौन सी है? बैसिलस है। आपको शायद पता नहीं है बेटा, जब हम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ाते थे वहां पर राइजोबियम की शेप बैसिलस लिख दी एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो कई बार बच्चों को जैसे मान लो आ जाए इस बैक्टीरिया की शेप बताओ, तुक्का भी मारना है तो हम किस पे मारें? बैसिलस पे। समझ आ रहा है? शेप एज सच नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ दे ई कोलाई की शेप, तो आप क्या मारोगे? बैसिलस मारोगे। लैक्टोबैसिलस तो नाम ही है। यस, ठीक है, बोलो। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो एक बार शेप फटाफट से। न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस में फर्क समझ आ गया? डाई कैरियन वर्ड समझ में आ रहा है? जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियस चाहिए, क्लियर है? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि अगर किसी को पता हो मियोसिस 2 जो है, मियोसिस 2 हैप्लॉइड में होती है, डिप्लॉइड में होती है? मियोसिस 2 हैप्लॉइड में होती है, ठीक है। अच्छा, उससे बनने वाले जो दो न्यूक्लियस है जेनेटिकली सेम होते हैं? नींद आ रही है भाई? क्यों? ठीक तो चाहिए, इधर ध्यान रख। बताओ। सेम होगा डिफरेंट होगा? ये डिप्लॉयड है, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ये डिप्लॉयड है। मियोसिस 1 से पहले ये ऐसे बदल जाते हैं, ऐसे हो गए ये क्रॉसिंग ओवर से, मियोसिस 1 से पहले। मियोसिस 1 के बाद ये एक सेल में चला जाएगा, ये दूसरे सेल में, और फिर ये बीच में से अलग हो जाते हैं। तो
ये जेनेटिकली सेम नहीं होते हैं बेटा, नहीं हो सकते। ये देख, हाँ ऐसा माना जाता है क्रॉसिंग ओवर होगा। सुन ध्यान से, ये एक क्रोमोसोम है। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 43, 23 जोड़े। किसी एक में भी हो गया तो चल जाएगा जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल, किसी एक में भी हो गया तो किसी एक में तो हो ही जाएगा। मान लो मैं क्रोमोसोम के जोड़े की बात नहीं करता हूं, देखो मेरी बात सुनो। मियोसिस 1 का मतलब है ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। मियोसिस 2 का क्या मतलब है? किसी को याद आ रहा है? ये बीच में से अलग हो जाना। यस। तो अब देखो जरा, ये और ये जेनेटिकली अलग है, ये और ये जेनेटिकली अलग है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, ये तो जस्ट ऐसे ही मैं पूछ रहा था आपसे, ये आपके काम का नहीं है, अभी लिखना नहीं है। आपने ये वाला लिख लिया सबने? चलो आगे चलते हैं फटाफट से। प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, हेडिंग डालो, डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, जल्दी, फास्ट, जल्दी बेटा, फास्ट। हाँ भाई, इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत आ रही हो पढ़ो। दिख रहा है सबको? है? दिख रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया और यस, प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यहां पर गड़बड़ ये है, इसने इसको एंड लिख दिया है, जबकि ये इसी में आना आएगा। ठीक है, इस बात से भी हम कंफ्यूज रहते हैं, पर इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको ध्यान रखना है, माइकोप्लाज्मा के अंदर ही पीपीएलओ आता है। ठीक है, वो उसी की एक तरीके से टाइप है। दे आर जनरली स्मॉलर और मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद शेप दे रखी है, कौन कौन सी है? बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरिलियम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है। इसमें हमने किसकी किसकी बात करी थी? सेल मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, यस, और साइटोप्लाज्म। ऐसी बेसिक चीजें तो सेम है ना? ये क्लियर है? और कह रहा है कि बहुत वैरायटी मिलती है शेप में, ऊपर देख ली, और फंक्शंस में। मैं एक बात बताता हूं आपको, इधर देखेंगे सारे बच्चे बेटा। अगर मैं बात करूं मैमल की, मैमल एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सब जगह मिलते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी की कंडीशन कांस्टेंट रखते हैं। बात समझ में आ रही है? बैक्टीरिया भी सब जगह मिलते हैं, पर वो कांस्टेंट नहीं रखते, हर जगह अलग तरह का बैक्टीरिया मिलता है। दोनों बातों में फर्क है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बैक्टीरिया सब जगह क्यों मिलता है? क्योंकि हर जगह नया टाइप का मिलता है। क्लियर है? तो यही चीज ये कह रहा है कि फंक्शन, देख मेरी बात समझ ध्यान से। हमारा काम है भाई, हम तो अगर मैमल हैं तो हमारा काम है, ठीक है, एक मैमल है, पर हम पढ़ रहे हैं ना, वो तो ह्यूमन इवॉल्व हो गया है। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं उनका एक ही काम होता है, दिन भर घूम के खाना खोजना या खाना खाना, और तो कोई काम नहीं होता है। मान लो आपको रोड पे कोई डॉग दिखेगा, वो क्या कर रहा है दिन भर? खाना ही तो खोज रहा है। उसको ऐसा तो नहीं है कि मुझे अब यहां से बस स्टैंड पे जाना है, देखना है बस कितनी है, ऐसी कोई प्लानिंग होती होगी उसकी? नहीं। एनिमल्स के दो तीन बिहेवियर होते हैं, पहला खाना, ठीक है, दूसरा अपनी पेरेंटल केयर, खुद की सिक्योरिटी करना, यही सब काम होते हैं उनके। ऐसे ही ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका एक ही काम होता है, ग्रो करना, अपने नंबर बढ़ाना और फूड। तो फंक्शंस का मतलब क्या है कि बहुत सारे बैक्टीरिया अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन रखते हैं। यहां पर ये कहने का मतलब है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो बहुत टाइप के फंक्शन मतलब अलग अलग टाइप का वहां बैक्टीरिया मिलता है। कोई डाउट नहीं? ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं। एक बार प्रोकैरियोटिक सेल का चित्र बनाएंगे सारे बच्चे। पहले 3 लेयर बनाओ, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी से। ये कौन सी शेप बनाई है मैंने? शेप बैसिलस। और बैसिलस क्यों बनाई है? मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। हाँ भाई, इधर देखें, जब हम फ्लावर बनाते हैं, इधर देखो सारे, फ्लावर बनाते हैं कोई, उसमें सबसे बाहर वाली लेयर कैलिक्स होती है, फिर कोरोला होती है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम करके। तो यहां पर ग्लाइकोकैलिक्स जो वर्ड ला रहा है, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर या कार्बोहाइड्रेट, उसकी आउटर कवरिंग है ये।
उसके बाद आ जाएगी दूसरे नंबर पर सेल वॉल, फिर तीसरे नंबर पर सेल मेम्ब्रेन। कोई डाउट? इन तीनों को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं? सेल एनवलप। क्या नाम देते हैं बेटा? सेल एनवलप। कोई डाउट? नहीं। अब आ जाओ जरा। हाँ भाई इधर देखो, सबसे पहले ये फ्लैजिला है। ये क्या है? फ्लैजिला है। यस। उसके बाद यहां पर इस तरीके से ये है फिम्ब्रियाई। क्या है? फिम्ब्रियाई। और इस तरीके से, अच्छा अब मुझे कौन बच्चा बताएगा, क्या आप ये वर्ड समझ पा रहे हो? पाइलस और पिलाई। सोच पा रहे हो इस बात को? अब पाइलस सिंगल होगा और पिलाई बहुत सारे। ये वाली बात सोच पा रहे हो? ठीक है, इसमें गड़बड़ तो नहीं करोगे? ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रियन और माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रियन सिंगल है ना? देख पाओगे? एक बार देख लेना, अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जहां माइटोकॉन्ड्रिया है ना वहां पर लिखा है उसने इस बात को। आप देखो एक बार क्या है, चेक करो। मिला किसी को? है ना? क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। देखो, हाँ सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन। मिला किसी को? पेज 96 मिला? मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें वो क्या कहना चाह रहा है? बोलो बेटा। ठीक है, तो अपने पास फ्लैजिला है और ये थोड़े से बड़े साइज के क्या है? ये पिलाई है। इन तीनों को मिला के हम नाम देते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर। यस। अब ने यहां पर हमने क्या किया? अब हमने क्या किया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर बना रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, एक एक करके बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर ये बना दिया। दूसरा स्ट्रक्चर हम यहां पर और दिखा देते हैं आपको। इस पर पिगमेंट लगाएंगे। देखो, इस वाले स्ट्रक्चर का नाम हमने रख दिया मीजोजोम। क्या रख दिया? मीजोजोम्स। इस पर पिगमेंट लगाएंगे। इसका रख दिया क्रोमेटोफोर। अच्छा बेटा एक चीज यहां पर सारे समझेंगे, यहां पर दो वर्ड हैं, इधर देखो सारे। क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर। क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब होता है? कलर। ठीक है, क्या होता है? कलर। फोर का मतलब होता है बियरिंग, लगे होना। ठीक है, तो कलर बियरिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमेटोफोर। कलर क्या है यहां पर? पिगमेंट। कलर क्या है यहां पर? पिगमेंट। समझ में आ रहा है? कलर क्या है यहां पर? पिगमेंट। अब देखो एक क्वेश्चन क्या बनेगा, जब आप ध्यान से देखें, इधर देखें सारे बच्चे, आपके पास ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। यहां पर ये थाइलाकॉइड है। तो थाइलाकॉइड पर पिगमेंट लगे रहते हैं। हम एक वर्ड यूज करते हैं एनालोगस और होमोलोगस। एनालोगस का मतलब होता है काम सिमिलर होना। तो अगर आपसे पूछे कि क्रोमेटोफोर का एनालोगस, समान, काम समान किसका होगा? जिस पर पिगमेंट लगे होंगे। तो वो चीज क्या हो गई? थाइलाक्वाइड। समझ आ रहा है? सही है। मीजोजोम पर एंजाइम है रेस्पिरेशन के। किसके एंजाइम है? रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन के एंजाइम मीजोजोम पर है। यस। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे पर होते हैं। ठीक है, तो मीजोजोम का एनालोगस, समान ऑर्गेनल पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर पूछा जाए तो क्रिस्टे। बोलो। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपको पैकेज में, स्टडी मटेरियल में मिलेंगे क्वेश्चंस, जहां पर यह बोला गया है कि क्रोमेटोफोर के समान स्ट्रक्चर क्या है? थाइलाकॉइड। और मीजोजोम के समान स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या? क्रिस्टे। क्लियर है? पूछो डाउट। एनालोगस का मतलब पता है? जिसका काम सेम हो, फंक्शन सेम हो। होमोलोगस का मतलब जिसका फंक्शन अलग है, ओरिजिन सेम है। जैसे तुम्हारे यहां दो हाथ हैं, बर्ड्स के यहां दो पंख होते हैं, तो वो होमोलोगस है एनालोगस है? होमोलोगस है। समझ में आ रहा है? बोलो।
अब जैसे बर्ड्स के विंग्स हैं और इंसेक्ट के विंग्स हैं, काम सेम है, ओरिजिन अलग है, क्या है, एनालोगस है। कोई डाउट है इस बात में? बोलो, इस बात में तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो हम इन चीजों को लिखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दो स्ट्रक्चर वाले, पहले नंबर डाल दो इन पे सब पे। हाँ भाई बताओ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आ गया। हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? सुन ध्यान से, पहले मैं समझाता हूं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये अंदर की तरफ फोल्ड हुआ तो इसको क्या बोल रहे हैं, मिजोजोम। क्रोमेटोफोर का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड हो गई और इस पर ये क्या लगे होंगे, पिगमेंट। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, उनमें ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसपे क्या लगे रहते हैं, पिगमेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। पॉइंट ये है कि यूकैरियोटिक सेल में ऐसा क्या स्ट्रक्चर, पहले ये इनके नाम समझ में आ रहे हैं। ये किससे बने हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे बने हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आता है, जो मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, इसमें लिपिड भी होगी, जो भी चीज है। अब मीजोजोम क्या है, उस पर क्या होंगे, एंजाइम होंगे रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। क्रोमेटोफोर पर क्या होगा, पिगमेंट होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, यस। तो क्रोमेटोफोर क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकॉइड होता है ना, उस पर भी पिगमेंट होते हैं, तो काम सेम हो गया, सही है। बताओ बेटा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, पिगमेंट होते हैं, सही है। तो क्लोरोप्लास्ट में कहां पिगमेंट होते हैं, थाइलाकॉइड में। तो हम ये लिख सकते हैं कि क्रोमेटोफोर और थाइलाकॉइड एनालोगस है। ऐसे ही मीजोजोम एनालोगस है माइटोकॉन्ड्रिया या क्रिस्टे के। क्लियर है? क्रिस्टे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड करती है। बोलो, अब आओ आगे की कहानी। हाँ भाई जल्दी बताओ, ये देखो, ये मेरे पास प्लाज्मिड है। ये क्या है, प्लाज्मिड, डन है, ठीक है। ये मेरे पास प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, डीएनए होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, डीएनए। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान सुने। कुछ स्टेटमेंट है, आप बताना आपको समझ आएगी कि नहीं। सबसे पहले, प्लाज्मिड इज केमिकली न्यूक्लिक एसिड, ट्रू फॉल्स, ट्रू। न्यूक्लिक एसिड समझ में आता है, डीएनए आरएनए। क्रोमोसोम इज केमिकली न्यूक्लिक एसिड, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तीन चीजें होती हैं। फर्क समझ में आ रहा है? बोलो बेटा, किसको नहीं समझ में आई मेरी बात? भाई सो रहा है रात पीछे, कौन सो रहा है, क्या हेडेक हो रही है इसको, क्या हुआ भाई तुझे, क्या हुआ, गर्मी लग रही है? ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है, चल रहा है? चल रहा है यार, किसी बात है। अगर ये चल नहीं रहा होता यहाँ बैठ नहीं सकते हैं, वो चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो ना, इधर ध्यान दो। अरे चल के थोड़ी चला जाएगा कहीं, यही रहता है चलने के बाद भी। इधर ध्यान रखो, इधर देखो भाई, ध्यान रख भाई, सो मत। इधर देखो सारे, क्या क्या पॉइंट्स बता रहा हूं, मेरी बात सुनना। सबसे पहले प्लाज्मिड जो होते हैं केमिकली क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अगर हम यहां पर न्यूक्लियोइड बना रहे हैं तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है बेटा, मेन डीएनए होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, मेन डीएनए होता है, और इसमें भी प्रोटीन होती है, ठीक है। दूसरी बात, क्या सारे प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होते हैं, ट्रू फॉल्स? रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, एक मिनट रुकेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, कौन बताएगा, बता बेटा। डीएनए अटैच करते हैं, तू बता पीछे, अटैच करते हैं। तो इसमें तो हमने कुछ ऐसा किया नहीं है, तो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है। बैठ जाओ, मेरी बात समझो ध्यान से। आपको ये समझना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक मेन डीएनए होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। उसके अलावा एक्स्ट्रा डीएनए होता है, उसको क्या बोलते हैं अपने, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड सिर्फ डीएनए होता है, और न्यूक्लियोइड में डीएनए प्लस प्रोटीन आरएनए हो सकता है। ये फर्क समझ में आ रहा है? दोनों साइटोप्लाज्म में है, दोनों क्या है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दोनों क्या है, साइटोप्लाज्म में। यहां तक समझ में आ रही है? अब इसके बाद मैं कुछ स्ट्रक्चर्स और लिखूंगा, देखो नंबर डाल देते हैं।
यहाँ कितने नंबर डाले, 6 7 8, मुझे टोटल 11 स्ट्रक्चर लिखने हैं, 9 10 11 लिखने, 12 लिखने पड़ेंगे। हाँ, ये मेरे पास राइबोसोम है, ये क्या है मेरे पास, राइबोसोम। राइबोसोम आई से दिख सकता है? राइबोसोम का साइज मिलीमीटर नैनोमीटर, नैनोमीटर में होता है। किस में होता है, नैनोमीटर में होता है। सही है। तुम्हारे स्कूल के माइक्रोस्कोप में दिखेगा राइबोसोम, दिखेगा हाँ या ना, नहीं दिखेगा। स्कूल के माइक्रोस्कोप में राइबोसोम नहीं दिखेगा, बहुत छोटा होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, इंक्लूजन बॉडी। अब मैं एक बार रिपीट करूंगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कोई कुछ लिखेगा नहीं, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। ये मेरे पास हो गया 11, ये हो गया 12। अब सुन लो ध्यान से, जो जो पॉइंट्स हैं मैं लिखवाऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से, पहले सुन लो। किसी भी बैक्टीरिया में ये 3 लेयर हमें दे रखी है, ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के हम सेल एनवलप कहते हैं। हमेशा याद रखो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेयर सेल मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू चीजों को कंट्रोल करते हैं कि कौन सी चीज अंदर आएगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी, सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है। सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करती है और ग्लाइकोकैलिक्स उसको एडिशनल फीचर देती है। तो ये 3 लेयर मिला के हम सेल एनवलप कहते हैं। किसी भी सेल में हो सकता है ग्लाइकोकैलिक्स ना हो सकता है सेल वॉल ना हो, क्या जरूर होगा, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। क्या जरूर होगा, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। कोई डाउट है यहां तक? सारे बैक्टीरिया सेल में क्या जरूर होगा, सेल मेम्ब्रेन जरूर होगा। कोई डाउट नहीं? ठीक है। कोई ऐसा सेल जिसमें सेल मेम्ब्रेन ना होती हो, कोई भी ऐसा सेल, डेड सेल। जब सेल डेड हो जाता है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। ऐसे डेड सेल का एग्जांपल वेसल्स वगैरह। नहीं तो चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सेल मेम्ब्रेन होगी। क्लियर है? अब आ जाओ, देखो ये स्ट्रक्चर है फ्लैजिला। फ्लैजिला किस लिए होता है हमेशा याद रखो। इधर देखो बेटा, ये सेल है, इसमें फ्लैजिला है। फ्लैजिला की मदद से सेल चलता है। अगर किसी सेल को चलना है फ्लैजिला की मदद से, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मोटाइल। क्या वर्ड यूज करेंगे? मोटाइल। अगर सेल नहीं चलता है तो क्या बोलेंगे? नॉन मोटाइल। क्या बोलेंगे? नॉन मोटाइल। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये पानी है, इधर देखो मेरी तरफ देखो, ये सेल है, पानी है। पानी के अंदर सेल अगर फ्लैजिला होगा तो अपनी मर्जी से चलेगा। सही है? ठीक है। अगर अपनी मर्जी से चलेगा तो उसे हम कहते हैं एक्टिव मूवमेंट, अपनी मर्जी से चल रहा है। लेकिन पानी इधर फ्लो कर रहा है या इधर फ्लो कर रहा है, वो सेल को ले जाए अपने साथ, तो उसे कहते हैं पैसिव मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पैसिव मूवमेंट। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। एक्टिव पैसिव मूवमेंट का समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे हम डाई एटम जब पढ़ेंगे तो वहां ये पढ़ाएंगे कि डाई एटम में फ्लैजिला नहीं होता, तो उसकी एक्टिव मूवमेंट है पैसिव है? पैसिव मूवमेंट है। तो डाई एटम की उस पैसिव मूवमेंट को कहते हैं प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे? प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। कर पाएंगे बात? बोलो, कोई डाउट नहीं? आगे आते हैं। फ्लैजिला से चलेगा, फिम्ब्रियाई से अटैच होता है। अटैच मतलब किसी सतह पे अटैच होता है। बेटा लिखो मत, 2 मिनट सुन लो सारे, सुन लो। ऐसे अटैच होता है। पिलाई जो है वो स्पेशल रोल के लिए होता है, हम पढ़ेंगे, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होती है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर सतह पर होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारे पास क्योंकि सेल जो है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल नहीं है कोई स्पेशल। ऑर्गेनल मतलब, अगर जब आपको यूकैरियोटिक सेल हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये बताएंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर छोटे छोटे चैम्बर बने रहते हैं। हर एक चैम्बर के अंदर अलग रिएक्शन चलते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक बताता हूं कि जैसे ये क्लास है, इस क्लास के अंदर अगर मैं अलग अलग दीवारें बना दूं तो अलग अलग क्लास चला सकते हैं, तो अलग रिएक्शन चल रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसे यूकैरियोटिक सेल में होता है, पर प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ साइटोप्लाज्म है। तो अगर मुझे कुछ अलग कराना है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है मैंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होकर कुछ नए काम करती है। अगर वो फोल्ड हुई तो फोल्ड कोई चीज क्यों होती है? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ठीक है, सरफेस। जैसे मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब आप डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल में ध्यान से देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल में इस तरीके से ये मैं बना रहा हूं। अब ये सेल्स हैं, ये सेल है ऐसे,
अब ये जो सेल का ये स्ट्रक्चर है, इसको विलाई बोल दिया, मान लो विलाई बोल दिया या विलस बोल दिया। अब इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसे ऐसे फोल्ड हो गई सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। सेल ये है बेटा, एक ये सिंगल सेल है, तो एक सिंगल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे फोल्ड हो गई, उसको माइक्रोविलस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? माइक्रो। विलाई ये है खूब सारे सेल्स का, माइक्रोविलस एक सिंगल सेल का ऐसे हो गया। वो सिर्फ किस लिए हो रहा है? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ये चीज समझ में आ रही है? सेम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ये बात समझ पा रहे हो? तो हमने ये देखा कि यार प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई रास्ता ही नहीं था, उसको ऐसा लगा सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज कर सकते हैं, तो उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे फोल्ड किया, मीजोजोम और ऐसे क्रोमेटोफोर की तरह से। कोई डाउट है? बताओ जल्दी बोलो, यहां तक कोई डाउट है? तो मीजोजोम किस लिए फोल्ड किया? उस पे एंजाइम लगा दिए रेस्पिरेशन के। क्रोमेटोफोर क्यों फोल्ड किया? उस पे क्या लगा दिए? पिगमेंट्स लगा दिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्रोमेटोफोर इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? समझ में आ रहा है? लाइट रिएक्शन मेनली, क्योंकि उस पर पिगमेंट्स लगे हैं। डार्क रिएक्शन या अंदर कहीं करा लेंगे। क्रोमेटोफोर इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन, याद रहेगा? यस, क्योंकि थाइलाकोइड कौन सा रिएक्शन कराता है? लाइट रिएक्शन। कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब ये दो स्ट्रक्चर हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब हम चले गए अंदर। सेल को कंट्रोल करने के लिए मुझे मेन डीएनए चाहिए, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड मेन डीएनए है ये वाला, सही है। उसके अलावा हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मिड। मेरी बात सुनो ध्यान से, जितनी भी जरूरी जीन है वो सारी किस पर होती है? न्यूक्लियोइड। व्हाट इज जरूरी जीन? मतलब जैसे ग्लाइकोलिसिस कराना, उसके एंजाइम, कोई भी प्रोसेस कराना, उसके एंजाइम। लेकिन कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर देना है, उसके लिए क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मिड। क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा कैरेक्टर का मतलब समझो, जैसे मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी कई बार बताया है, जैसे गाड़ी कार होती है ना, कार में सबसे जरूरी क्या है हमारे पास? स्टीयरिंग वगैरह है, ठीक है, लेकिन उसमें म्यूजिक सिस्टम जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए वैसे ऐसा जरूरी नहीं होता। कार ऐसा नहीं कि उसके बिना चलती नहीं, चल जाती है। तो जो म्यूजिक सिस्टम है ना बेटा, वो एडिशनल फीचर है, तो उसके लिए जीन कहां पर होगी? प्लाज्मिड में। तो इसका मतलब क्या सारे सेल में प्लाज्मिड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? पर क्या सारे सेल में न्यूक्लियोइड होगा? होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, बोलो सही है। पर प्लाज्मिड के पास एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो बार बार डिवाइड करता है। भाई नींद क्यों आ रही है कुछ एक बच्चों को? क्या हुआ भाई पीछे? बेटा देखो अभी मक्खियां है नहीं, एक आध मक्खी उक्की घुस जाएगी मुंह में, है ना? भाई मैं कैसे चलाऊं उसे? पढ़ना यार, छोड़ जान। बेटा तू समझ इस बात को, ये एसी है, ये आराम आराम से ही चलेंगे, इनको नहीं बढ़िया चला सकते। पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन दे, सेट होने में टाइम लगता है हमें। मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, टेंशन मत ले। ठीक है, इधर देखो, ये चीज समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से, राइबोसोम सारे सेल में चाहिए, सारे सेल में राइबोसोम चाहिए अगर प्रोटीन बनानी है। कोई भी ऐसा सेल नहीं होता जिसमें राइबोसोम नहीं चाहिए। क्लियर है? ठीक है, टाइम एग्जैक्ट क्या हो रहा है? आपकी क्लास कितने बजे तक? देखो और क्लास है इसके बाद मेरा, ये ना कितने बजे से होगा? 12:15 से क्लास है कि ब्रेक 12:15 पे है? अच्छा चलो, इसको बता के फिर मैं इसके बारे में पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। पहले सुन लो, राइबोसोम सारे से, कोई ऐसा सेल है जिसमें राइबोसोम नहीं होता होगा? कौन? राइबोसोम सब में चाहिए, इवन आरबीसी में। आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है? ईआर भी नहीं होता, गोल्जी भी नहीं होती, लेकिन उसमें क्या जरूर होता है? राइबोसोम होता है। याद रहेगा? बोलो। ठीक है, उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, सुनना ध्यान से। इस सेल ने खाना खाया, उसको चीजों को स्टोर करना है, स्टोर करने के लिए वो बिना मेम्ब्रेन के चीजों को रख लेता है साइटोप्लाज्म में। बिना मेम्ब्रेन के रखने का मीनिंग समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो जैसे इस बॉटल में पानी है, मान लो मुझे इसमें चीनी रखनी है, तो चीनी में डाल दूंगा तो यहां से लेके यहां तक का पानी स्टोर करना पड़ेगा, उसे कहते हैं सॉल्यूबल फॉर्म। इंक्लूजन बॉडी के लिए आया था लास्ट ईयर 2022 में क्वेश्चन आया था, इंक्लूजन बॉडी में चीजें इन सॉल्यूबल फॉर्म में रखी जाती है, मतलब घुलती नहीं है, इसलिए कम जगह रहती है। जैसे मान लो इसमें मिट्टी डाल दूं, नीचे बैठ जाएगी, तो मैं अगर इतना पानी स्टोर कर लूं तो मिट्टी स्टोर हो गई,
लेकिन चीनी डालूंगा तो यहां से यहां तक स्टोर करना पड़ेगा। सोच पा रहे हो? तो कौन सी चीज कम जगह लेती है, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इंक्लूजन बॉडी विदाउट मेम्ब्रेन होती है, इनसॉल्युबल होती है। सही है? बोल बेटा, मेरी बात सुन। जैसे मान ले मेरे को चीनी रखनी है इस पानी के अंदर, ठीक है, और इसी पानी में मिट्टी रखनी है। तो चीनी अगर मैं घोल दूंगा तो यहां से लेकर यहां तक पानी पूरा का पूरा स्टोर करना पड़ेगा, जगह ज्यादा ले ली। लेकिन अगर मैं मिट्टी लूंगा तो वो नीचे बैठ जाएगी, तो इतने पानी में आ जाएगी। तो अगर कोई चीज इनसॉल्युबल है तो वो कम जगह में स्टोर हो जाती है। तो इसलिए इंक्लूजन बॉडी को किस में रखना है? पानी साइटोप्लाज्म में रखना है। तो कौन सी फॉर्म ज्यादा बेटर होगी, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। ये लॉजिकल है। तो जब आप इंक्लूजन बॉडी रीड करोगे ना, तो वहां पर लिखा हुआ है इनसॉल्युबल फॉर्म में साइटोप्लाज्म में रखते, विदाउट मेम्ब्रेन होती है। क्लियर? ये फीचर पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अभी ब्रेक करके फिर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको प्रॉपरली इससे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कोई डाउट किसी को? बोलो। ठीक है, एक बार इसको करते हैं बेटा। पानी वानी पी लो यार आप लोग। कुछ लंच वंच नहीं लाते हैं? लंच नहीं लाते?